एवरीवन, आज हम फिर से दो नए टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। दैट इज़ पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। ओके, ये जो दो टर्म्स हैं ये यूज़ होती हैं या बीच बीच में इनका यूज़ होता है जब भी हम पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल का जो ट्रेंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं या जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको स्टडी करते हैं, या आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, फिर एटॉमिक रेडियस, साइज़, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं पीरियोडिक टेबल की, या ट्रेंड बोल सकते हैं हम। जब इनको स्टडी करते हैं तो इन दो टर्म्स का बीच में यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हमें इनका जो मीनिंग है और जो सिंपल सी डेफिनेशन है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इनको समझने से पहले हम थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल था आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो उसको पहले देख लेंगे थोड़ा सा। जो आयनिक सब्सटेंसेस थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ने बोला था कि उसमें जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स होते हैं उनके बीच में कौन सी इंटरेक्शन होती है, कोलम्बिक इंटरेक्शन। ओके, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ने बोला कि जो आयनिक सब्सटेंसेस में बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, कोलम्बिक इंटरेक्शन की वजह से। अब कोलम्बिक इंटरेक्शन क्या है? कोलम्बिक इंटरेक्शंस मेनली कुछ भी नहीं है, हम इसको बोल सकते हैं कि दो अपोजिटली चार्ज जो आयन्स होते हैं, हम कैटायन और एनायन को जनरली कंसीडर करते हैं, उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलम्बिक इंटरेक्शन। तो इस मॉडल ने क्या किया कि जो कम्प्लीटली आयनिक सॉलिड्स थे उनके बारे में तो इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि NaCl हो गया, CaCl हो गया, ये सारे जो हैं ये कम्प्लीटली सॉलिड आयनिक सॉलिड्स हैं। इनके बारे में तो इस मॉडल ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ, इनके बीच में जो है वो कोलम्बिक इंटरेक्शंस लगती हैं। पर उन कंपाउंड्स का या उन सब्सटेंसेस का क्या जो कम्प्लीटली आयनिक नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बोल सकते हैं LiCl और AgCl। ओके, ये जो दो कंपाउंड्स हैं इनके बीच में क्या देखा गया कि इनमें जो कोलम्बिक इंटरेक्शंस थी, कौन सी, कोलम्बिक इंटरेक्शंस तो इनमें देखने को मिली ही। साथ में क्या हुआ कि जो ये जो दो कंपाउंड थे इनमें एक म्यूचुअल पोलराइजेशन भी देखने को मिली, म्यूचुअल पोलराइजेशन। ओके, तो फिर इसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से एक नया इफ़ेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ पोलराइजेशन इफ़ेक्ट। अगर अगर हम एक और एग्जांपल देख लें तो हुआ क्या कि जो ये जो LiCl था ये सॉल्युबल था किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ओके, ये जो LiCl था ये सॉल्युबल था किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और जो जैसे हमने ऊपर बात की कि ये जो NaCl और CaCl थे ये कम्प्लीटली क्या थे, आयनिक थे, कम्प्लीटली आयनिक सॉलिड्स थे। तो जब इनको डिज़ोल्व किया गया ऑर्गेनिक सॉलिड्स में तो ये क्या थे, इनसॉल्युबल, मतलब ये डिज़ोल्व नहीं हुए, ये दोनों क्या थे, इनसॉल्युबल। तो इस बिहेवियर को देखने के बाद ही एक नया जो इफ़ेक्ट था वो अराइज हुआ, कौन सा, पोलराइजेशन इफ़ेक्ट, पोलराइजेशन इफ़ेक्ट। अब हम पोलराइजेशन इफ़ेक्ट के बारे में भी स्टडी करेंगे, और साथ में एक इसमें नई टर्म भी इंट्रोड्यूस हुई, कोवलेंसी, तो उसके बारे में भी देखेंगे। और पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के बारे में भी स्टडी करेंगे। और ये जो पोलराइजेशन इफ़ेक्ट था इसने इंट्रोड्यूस किया किसको, नॉन पोलर करैक्टर को। पोलराइजेशन इफ़ेक्ट इंट्रोड्यूस नॉन पोलर करैक्टर। नॉन पोलर करैक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, कोवलेंस। ओके, इसने नॉन पोलर करैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, कोवलेंस। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये जो नॉन कोवलेंट करैक्टर था, या फिर हम एक टाइप की डिग्री बोल सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमें हेल्प मिली, हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग, हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज। ओके, और वो प्रॉपर्टीज कौन सी थी, प्रिडिक्टिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज
जैसे मेल्टिंग पॉइंट, हो गया, फिर बॉइलिंग पॉइंट। और हमें पता है कि जो कोवलेंट करैक्टर जिनका होता है सब्सटेंसेस का, उनका क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट सब्सटेंसेस। ओके। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो कोवलेंट बिहेवियर था, जो या फिर जो कोवलेंट नेचर था इन सब्सटेंसेस का, उससे हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझने में, आइडेंटिफाई करने में या प्रिडिक्ट करने में हमें हेल्प मिली इस नॉन पोलर कोवलेंट की वजह से। ओके। तो हम अब यहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी जो ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को हम रिलेट करते चलेंगे और अंडरस्टैंड भी करेंगे। अगर मैं बात करूँ पोलराइजिंग पावर को, तो अब मैं इसका फुल नेम बार बार नहीं लिखूँगी, इसको मैं डिनोट करूँगी डबल पी से, और जो पोलराइजेबिलिटी है इसको मैं डिनोट करूँगी सिंगल पी से। ओके। तो पहले हम देख लेते हैं पोलराइजिंग पावर। तो इसको हम किससे समझेंगे? हमने हमेशा ध्यान रखना है कि पोलराइजिंग पावर जो है वो किसकी होती है? कैटायन की। हमेशा हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जो पोलराइजिंग पावर है वो किसकी है और जो पोलराइजेबिलिटी किसकी है। तो हम इन दोनों को साथ में कंपैरिजन करते चलेंगे। जो पोलराइजिंग पावर है वो हमने हमेशा किसके लिए ध्यान रखनी है? कैटायन के लिए। और जो पोलराइजेबिलिटी है उसके लिए हमने ध्यान रखना है कि एनायन के लिए। ओके। हैं दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, पर हम इनमें थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एक जो होता है वो पोलराइजेशन करवाता है और दूसरे की पोलराइजेशन होती है। अब हम देखेंगे कि किसकी होती है और कौन करवाता है। अच्छा, पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे मान लिया मेरे पास एक पेरेंट एटम है, मैंने ए जो है वो एक क्या ले लिया? पेरेंट एटम ले लिया, पेरेंट एटम। ओके। अब हमारे पास कैटायन कैसे बनता है? कैटायन बनेगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ओके। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ पे क्या बन गया? ये कैटायन बन गया ए का। ओके। सेम अगर ये ए अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये क्या बना देगा? एनायन, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास ये दो स्पीसीज बन गई, कैटायन और एक एनायन। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि कैटायन से हम रिलेट करेंगे पोलराइजिंग पावर को, और जो एनायन है उसको हम रिलेट करेंगे पोलराइजेबिलिटी को। अब इनको समझने के लिए हमने दो दो पॉइंट पहले ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? जो नंबर 1 पॉइंट है वो कौन सा है कि जो कैटायन है वो होना चाहिए हमारे पास कैसा? स्मॉल साइज का। कैटायन शुड बी स्मॉल साइज्ड। ओके। और जो कैटायन के ऊपर चार्ज है वो कैसा होना चाहिए? हाई चार्ज, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी ऑन कैटायन। ओके। ये तो हो गया कैटायन के बारे में। अब हम देखेंगे एनायन के बारे में। तो एनायन के बारे में ध्यान रखना है कि इसका जो साइज है वो लार्ज होना चाहिए, लार्ज साइज्ड एनायन। और सेकंड जो है इसके ऊपर भी हाई चार्ज होना चाहिए। हम इसको बोल सकते हैं कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके ऊपर भी हाई चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। अगर हम चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर जो कैटायन है इसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए? हाई पॉजिटिव चार्ज। और जो एनायन है इसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए? हाई नेगेटिव चार्ज। ओके। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था कि हमने ये समझ लिया कि हाँ, जो कैटायन है उसका स्मॉल साइज होना चाहिए और जो एनायन था वो लार्ज साइज का होना चाहिए। ठीक है। अब हम इसको आगे एक डायग्राम से स्टडी करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमने कैटायन को स्मॉल साइज का क्यों बोला। हमें पता है, हमने शील्डिंग इफेक्ट भी पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी हमको पता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि मान लो ये मेरा कैटायन है, अगर ये स्मॉल साइज़ का होगा तो जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका न्यूक्लियस है और इसके ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये मैं यहाँ पे चार्ज दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने कैटायन लिया हुआ है ये। ओके। हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो अट्रैक्शंस होती है, जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा कब होती है? अगर उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स कम प्रेजेंट हो। ओके। तो उसी को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि जितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ का कैटायन होगा तो उसके जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो उसके ऊपर चार्ज होगा
उनकी जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगी वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, या हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ओके, अगर हम वैसे ही अगर हम कंसीडर करें कि लार्ज साइज़ का कैटायन ले लिया, ये इसका न्यूक्लियस है और लार्ज साइज़ का हमने कैटायन ले लिया, बीच में इसमें जो है वो सेल्स प्रेजेंट हैं, तो जो ये जो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी उतनी अट्रैक्शन नहीं होगी न्यूक्लियस के साथ। ओके, तो अब हम पोलराइजेशन का इफेक्ट देखते हैं। ये मेरा था स्मॉल साइज कैटायन। अब मैंने बोला कि हमने लेना है एक लार्ज साइज का एनायन, तो ये मैंने यहाँ पे एक एनायन बना दिया ऐसे। मैंने इसका होल चार्ज बीच में ही दिखा दिया, या फिर इसको न्यूक्लियस ले लेते हैं। ये मैंने लार्ज साइज का एक एनायन बना दिया। ओके, और इसके ऊपर यहाँ पे एक हाई डेंसिटी प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, हम बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज की। अभी तो इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं हुई है। अब इसमें पोलराइजेशन होती कैसे है, जैसे कि हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, अगर वो स्मॉल साइज का कैटायन है तो उसकी जो आउटर ये जो इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज बोल सकते हैं, उसके ऊपर कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा, अगर एनायन ज़्यादा बड़े साइज का होगा तो सेम इसके न्यूक्लियस की इसके साथ जो है वो अट्रैक्शन कम होगी, मतलब ये इजीली अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए। ये वाला जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये इजीली अपना डोनेट कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ कैटायन की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, तो ये क्या करेगा कि इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि हमने देखा ना कि जो स्मॉल साइज का है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। सेम अगर हम इसके कंपैरिजन में लार्ज साइज कैटायन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि ये जो बाहर चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट होगी, ये दूर होगी न्यूक्लियस के, उतनी इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, तो ये उतना इस एनायन को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे पोलराइजेशन तो होने से रही यहाँ नहीं होगी। तो हमारे पास यही है, इसमें जो स्मॉल साइज कैटायन होगा उसमें ही पोलराइजेशन होगी, हमेशा याद रखना है ये। ओके, अच्छा पोलराइजेशन के बाद होता क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पोलराइजेशन के बाद जो कैटायन होता है वो एनायन को डिस्टॉर्ट करता है। अब मैंने होल चार्ज यहीं पे दिखा रही हूँ मैं कि मेरा पूरा कैटायन है, मैं न्यूक्लियस और वो उसमें नहीं जा रही हूँ। अब मैंने पूरा दिखा दिया कि ये मेरा स्मॉल साइज कैटायन है। ओके, और ये क्या करेगा, इसको डिस्टॉर्ट करेगा। पहले ये स्फेरिकल शेप का था ना, अब ये हल्का सा ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा किसकी तरफ, जो कैटायन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने ले ली ना, तो ये ऐसे डिस्टॉर्शन शो करेगा। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन होती है। इसी को क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन। ओके, अब हम इसमें मेन समझेंगे कि मैंने क्यों बोला कि पोलराइजेशन पावर कैटायन की होती है और जो पोलराइजेबिलिटी एनायन की होती है। अब हम सेकंड वो टर्म देखेंगे। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो कैटायन होगा उसकी जो पावर होगी दूसरे एनायन को डिस्टॉर्ट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन पावर। ओके, क्या डेफिनेशन बोली है, द पावर ऑफ एन आयन टू डिस्टॉर्ट द अदर आयन इज नोन एज पोलराइजेशन पावर एंड द टेंडेंसी टू ऑफ आयन टू डिस्टॉर्शन, या हम बोल सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ आयन लीड टू द डिस्टॉर्शन इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हो क्या रहा था कि जो कैटायन था वो क्या कर रहा था कि अपनी तरफ जो नेगेटिव चार्ज जो एनायन था उसको अट्रैक्ट कर रहा था। मतलब करवा कौन रहा था पोलराइजेशन, एनायन। और हो किसकी रही थी, कैटायन की। हो किसकी रही थी, एनायन की। ओके, तो याद रखना है कि डिस्टॉर्शन किसकी होती है, एनायन की। एनायन हो रहा था डिस्टॉर्ट, और उसको डिस्टॉर्शन कौन करवा रहा था, उसकी वो करवा रहा था कैटायन। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि जो करवाता है वो उसकी पावर होती है और जो होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी होती है। तभी तो हमने बोला कि जो एनायन है उसकी पोलराइजेबिलिटी होती है और जो कैटायन होता है उसकी पोलराइजेशन पावर होती है। ओके, तो ये हमने पीछे डायग्राम में देख लिया कि ये कैसे होती है इसकी पोलराइजेबिलिटी, और इसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है, मतलब इसकी शेप में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। पहले ये स्फेरिकल था, बाद में इसकी जो शेप थी वो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होके ऐसी आ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी यहाँ पे इसकी जो कैटायन था उसकी तरफ रीच कर गई। ओके, अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पीछे भी हमने लिथियम का भी देखा था, हम एक ले लेते हैं कि जैसे लिथियम है, ये बहुत ही स्मॉल साइज का कैटायन है, और इसका अगर हम इसका आयोडीन के साथ देखें, आयोडीन जो है वो एक हैलोजन है, तो ये स्मॉल साइज का कैटायन जो है ये लार्ज साइज के आयोडीन के एनायन को क्या करता है कि अपनी तरफ जो है वो इसको अट्रैक्ट कर लेता है।
ओके, क्यों करता है? क्योंकि हमने पीछे ही देखा कि जो स्मॉल साइज कैटायन होते हैं उनके जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के टूवर्ड्स, उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये लिथियम आयोडाइड बना देता है जब इसकी पोलराइजेशन हो जाती है। ओके, और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो लिथियम है उसकी क्या है, पोलराइजिंग पावर, क्योंकि वो क्या करवा रहा है, इसकी पोलराइजेशन करवा रहा है, या हम बोल सकते हैं कि इसकी डिस्टॉर्शन करवा रहा है। और जो आयोडीन है उसकी क्या हो रही है, उसकी क्या है, पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि वो क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट। तो इसकी जो पोलराइजेशन है वो इंट्रोड्यूस करती है किसको, कोवलेंसी को, लिथियम आयोडाइड में। ओके, तो ये सिंपल सा इफेक्ट था जिसके बारे में जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं या ट्रेंड पढ़ते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है। ओके, तो ये छोटा सा इफेक्ट और ये डेफिनेशन थी, तो यही ध्यान रखनी है। और हमें क्या याद रखना है कि जब भी लार्ज साइज नेगेटिव आयन होगा और स्मॉल साइज पॉजिटिव आयन होगा तो वहाँ पे क्या होगी, पोलराइजेशन होगी, और उसकी वजह से क्या आएगा, कोवलेंट करैक्टर आएगा। और कोवलेंट करैक्टर आने से उनकी जो पोलराइजेशन पावर है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखना है कि कुछ आयनिक कंपाउंड्स, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ अगर, तो कौन कौन से हो गए, AlCl3, एक तो हमने ऊपर ले ही लिया अभी, कौन सा, लिथियम आयोडाइड, AlCl3 हो गया, फिर FeCl3 हो गया। ओके, एंड SnIO4। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे आयनिक कोवलेंट कंपाउंड के। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन सी, यही ध्यान रखना है। थैंक यू।